इस पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में हम सबके बीच में उपस्थित श्रद्धेय दत्तात्रेय जी, इस पुस्तक के लेखक हमारे मित्र डॉक्टर राकेश मिश्रा जी, प्रभात प्रकाशन के मालिक प्रभात जी, यहाँ उपस्थित मेरे से कई वरिष्ठ कार्यकर्ता पदाधिकारी और उपस्थित सभी प्रबुद्धगण। मैं सबसे पहले राकेश मिश्रा जी को बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने एक अपने विचारों के संकलन को पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया। राकेश जी और प्रभात जी जब मेरे पास आए थे तो उन्होंने कहा था कि आप इस पुस्तक की प्रस्तावना लिखिए। मैंने कहा भाई मैं तो इतना योग्य नहीं हूँ, फिर भी मैंने उनकी पुस्तक की प्रतिलिपि को देखा और देखने के बाद मैंने कहा कि लंबे समय से जब सामाजिक राजनीतिक रूप में हम कार्यकर्ता के नाते काम करते हैं तो हमारे मन में स्वतः ही कुछ ना कुछ विचार आते हैं। वो विचार पर्यावरण को लेकर हो सकते हैं, प्रकृति को लेकर हो सकते हैं, त्यौहार को लेकर हो सकते हैं, जिन व्यक्तित्वों के संपर्क में हम आते हैं उनको लेकर के हो सकते हैं, परिस्थितियों में कोई राजनीतिक टिप्पणी होती है उसको लेकर हो सकते हैं। और इसलिए इस पुस्तक में कोई एक सिरे से नहीं अनेक स्फुट विचारों का प्रकाशन है और मैंने कहा कि इसलिए इसका नाम संविधा ही रखना चाहिए। एक लंबे समय से राष्ट्रीय विचार को लेकर के जिन्होंने भी कार्य किया है, माननीय आप्टे जी का आज हम स्मरण कर रहे हैं, वो सब हमारे लिए एक आदर्श उदाहरण की तरह हैं। उन्होंने अपने विचारों से, अपने कर्म से और अपने जीवन के आदर्श के साथ बहुत सारे इस राष्ट्र विचार के चलने वाले कार्य में एक संविधा के रूप में अपना योगदान दिया। संविधा का अर्थ ही है कि उसमें लकड़ी, सुगंधित पदार्थ, मेडिसिनल हर्ब्स और कई चीज़ों को हम समर्पित करते हैं अग्नि को, उसी को संविधा कहते हैं। मतलब अपने स्वाध्याय, अपने तप, अपने कर्म को एक निश्चित लक्ष्य के लिए हम लोग समर्पित करते हैं। मेरा सौभाग्य था कि विद्यार्थी परिषद के समय में तो हम बहुत छोटे कार्यकर्ता थे, आप्टे जी का कद बहुत बड़ा था, हम इतना नज़दीक कभी जा नहीं पाए। लेकिन जब वो दिल्ली आए तो अधिवक्ता परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री के नाते मेरा उनसे मिलना हुआ और सुप्रीम कोर्ट में जब टीएमए पई का केस चला, क्योंकि विद्यार्थी परिषद से जुड़ा हुआ विषय था, आर्टिकल 29-30 का इंटरप्रिटेशन था, आप्टे जी उस विषय के अधिकारी थे। अधिवक्ता परिषद के कुछ कार्यकर्ताओं ने उसमें अपनी आईए भी फाइल करी थी। आप्टे जी उस विषय में उस बैठक के नाते मैं आप्टे जी के चर्चा के लिए नज़दीक आने लगा। और उसके बाद उस समय लिब्रान कमीशन चलता था। लिब्रान कमीशन में मैं लालाराम गुप्ता जी को असिस्ट करता था, भारत सरकार के काउंसिल के नाते भी। तो अनेक विषयों पे आप्टे जी से चर्चा होती थी। फिर मेरे को उन्होंने कुछ अपने मुंबई के पर्सनल केस भी देने शुरू करे। ज़्यादातर उनके पास लेबर के इश्यूज आते थे या मुंबई स्ट्रीट वेंडर्स के इशू आए। लेकिन आप्टे जी हमारे लिए बहुत आदर्श श्रेष्ठ कार्यकर्ता थे। लेकिन मैंने एक चीज़ जो देखा आप्टे जी में कि वो जितने प्रतिबद्ध विचार के प्रति थे उतने ही अपने प्रोफेशन और क्लाइंट के प्रति बहुत प्रतिबद्ध थे। और सर्वोच्च न्यायालय में जो सीनियर एडवोकेट्स की फीस होती है उससे अलग हटकर एक मानवीय अप्रोच के नाते लेबर्स के केस को लड़ना, स्ट्रीट वेंडर्स के केस को लड़ना, उसमें एथिकल अप्रोच होना और फिर क्लाइंट मैं उनके जूनियर के नाते फाइल करता था तो उससे क्या बात करना, चिंता करना, एक बहुत ही आदर्श अनुशासित प्रोफेशनल एथिक्स हमें आप्टे जी के सीखने को मिला।
और इसलिए मेरा सौभाग्य रहा कि वकालत के उन दिनों में अगर हम लोग कभी दाएं बाएं नहीं होते थे तो हमें लगता था कि आप्टे जी को असिस्ट करते हैं, ये महाराष्ट्र के और बाकी के एडवोकेट आएंगे तो अपना थोड़ा इमेज ठीक रहना चाहिए, इसलिए एथिकली ही चलना चाहिए। आप्टे जी का ऐसा नैतिक बल हमारे ऊपर रहा। 2010 में जब भारतीय जनता पार्टी के जाने का मेरे को सुयोग मिला तो मुझे अच्छी तरह ध्यान है कि इंदौर में टेंट में बड़ा कार्यक्रम हुआ था, तो हमारी कोई व्यवस्था नहीं थी, तो मुझे और धर्मेंद्र जी को आप्टे जी ने अपने टेंट में ही शरण दी। तो और उसके बाद फिर उन्होंने भाजपा में आने के बाद भी 2 वर्ष 2010 से 12 एक स्नेहवत विषयों के तरीके से कई विषयों के मौलिक विषयों पे काम करने के, एथिक्स के विषयों पे उन्होंने बड़ा अच्छा मार्गदर्शन किया। और आज ऐसा लगता है कि हमारे जैसे अनेकों कार्यकर्ता जिनको उन्होंने समय समय पर जोड़ा और मुंबई में भी बार एसोसिएशन के सक्रिय सदस्य रहते हुए बार में कैसे शुचिता और नैतिकता है, आप्टे जी ने एक मूवमेंट का भी नेतृत्व किया। और इसलिए संविधा का अर्थ ही ये है कि हम अपने विचारों के माध्यम से ही अपने आप को किसी भी कार्य के लिए प्रेरित करते हैं। उस कार्य को एक होलिस्टिक अप्रोच के नाते हम अपने आप को लगाते हैं, मतलब जीवन के सभी क्षेत्रों में संतुलन रखते हुए कि विचार के प्रति भी, अपने प्रोफेशन के प्रति भी, अपने स्वयं के जीवन में भी अनुशासन को रखते हुए एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ आगे बढ़ना। और आप्टे जी के साथ जो सबसे बड़ा सीखने का विषय था कि इस होलिस्टिक अप्रोच को एक सिस्टमेटिक प्रैक्टिस को के तरीके से जीवन में अपनाना और एक सेल्फ अवेयरनेस जिसको कहते हैं वो उनके साथ जुड़ने में, उनके साथ बातचीत करते समय आपको एक सेल्फ अवेयरनेस का भाव रहे। और कोई भी काम को अगर हाथ में लिया है तो गोल ओरिएंटेड काम को करते हुए उसको, जो चीज़ें हम कह रहे हैं, जो विषय हम रख रहे हैं, जो विचार हम कर रहे हैं, आप्टे जी आदर्श इसलिए थे कि उन्होंने उसको अपने पर्सनलाइज जीवन में प्रैक्टिस के रूप में लिया। इसलिए आप्टे जी को जब हम एक विद्यार्थी परिषद के आदर्श कार्यकर्ता के रूप में या भाजपा के सांसद के रूप में, तो प्रोफेशनल एथिक्स में भी उतने ही दृढ़ता से हमको पालन करते हुए हमने देखा। और उस समय 2-3 बैठकें उनके मुंबई के आवास पे भी लीगल विषयों को हुई थी, तो एक नीचे आवास था, 2 अलग अलग फ्लैट थे, तो दोनों का उनका दायरा, विषय, विचार एकदम स्पष्टता के साथ थे। और मुझे खुशी है कि राकेश जी ने उनके साथ एक 10 वर्षों का अच्छा साथ राकेश जी ने उनके साथ रहे और हम लोगों को भी सीखने को मिला। यहाँ बैठे हुए बहुत सारे हमारे कार्यकर्ता बंधु हैं जिन्होंने उनके साथ काम किया और नज़दीक से आप्टे जी को जानने का प्रयास किया और आज उनसे सीख करके हम कुछ ना कुछ अपना योगदान देने में समर्थ हो रहे हैं। तो ये उन सब हमारे प्रमुख कार्यकर्ताओं का आशीर्वाद है जिन्होंने एक कार्यकर्ता के रूप में हमारे को जीवन में गढ़ने का कार्य किया। राकेश जी ने इस पुस्तक में पर्यावरण की भी चिंता करी है। आज के समय के 2 ही सबसे बड़े संकट हैं, एक होलिस्टिक लाइफ के लिए व्यक्ति का मन और एक पर्यावरण। और इसलिए पर्यावरण की दृष्टि से दुनिया के जो 3 सबसे बड़े संकट हैं, पहला संकट कि जिस सिविलाइजेशन में हम रह रहे हैं, एनर्जी बेस, इसमें अनेक उत्पादन के कारण धरती का तापमान बढ़ रहा है और जलवायु परिवर्तन के संकेत दुनिया में आने लगे हैं। दूसरा जो विषय है वो इस पूरे कंज्यूमरिज्म के दौर में बायोडायवर्सिटी का असंतुलन हो रहा है, बायोडायवर्सिटी लॉस की ओर हम जा रहे हैं। और तीसरा डेजर्टिफिकेशन, जो हमारे भूमि का बंजरीकरण है। ये 3 बड़ी चुनौतियां दुनिया में इसको लेकर के अनेक वार्ताएं चलती हैं, लेकिन पिछले 10 वर्षों में भारत ने पर्यावरण की दृष्टि से क्लाइमेट एक्शन ओरिएंटेड प्रोग्राम को अपनाया। दुनिया में अगर आज जलवायु तापमान बढ़ रहा है तो उसके लिए वैकल्पिक ऊर्जा की ओर जाना पड़ेगा, रिन्यूएबल एनर्जी की ओर जाना पड़ेगा। और इसलिए भारत ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया, गुड़गांव में उसका हेडक्वार्टर बना, दुनिया के 137 देश उसके सदस्य बने। और हमने दुनिया में जो अपना टारगेट दिया एनडीसी का कि हम वैकल्पिक ऊर्जा में भारत को जो लक्ष्य हमें 2030 में प्राप्त करना था, इस देश की सामर्थ्य से
हमने समय से 9 साल पहले वो लक्ष्य प्राप्त करके दुनिया को ये बताया कि बड़ी आबादी होने के बाद भी भारत अपने एनडीसीज के कंट्रीब्यूशन को आगे बढ़ाने में समर्थ है। दूसरा जो विषय है बायोडायवर्सिटी लॉस का, हम सब जानते हैं धरती के और तीसरा धरती के बंजर होने का। उसका सबसे बड़ा कारण है कि हम बहुत तेज़ी से अपने उपभोग की सामग्री में कई चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। उसका सबसे बड़ा तरीका इस धरती को देने का यही है कि हम एक पेड़ लगा करके इस धरती के प्रति अपनी कृतज्ञता अर्पित करें, क्योंकि इस संसार में दो ही लोगों का हम पे सबसे बड़ा एहसान होता है। एक हमारी माँ का, जिसने हमें जन्म दिया। आज हम कितने भी सामर्थ्यवान बन जाएं, लेकिन अपने जीवन के 3 और 4 साल जो हमारे प्रारंभिक इस जीवन को गढ़ने के होते हैं, उसमें अगर कोई हमारे खाने पीने सोने सारी चिंता करता है, बिना बोले जब हमें बोलना भी नहीं आता हमें भोजन उपलब्ध कराता है, तो हमारी माँ ही होती है। और दूसरा, इंसान कितनी तरक्की कर ले, ऐसा माना जाता है कि 5 चीज़ें तो धरती ही देती है। पहला, अभी तक दुनिया में कोई ऐसी फैक्ट्री नहीं बनी जो अनाज का उत्पादन कर दे, फल का उत्पादन कर दे, औषधि का उत्पादन कर दे। अनाज तो धरती माता ही देती है। दूसरा, कोई ऑयल से हम बाकी चीज़ें यूज़ करते हैं, लेकिन ओरिजिनल ऑयल ये नेचर से ही आता है। तीसरा, जो एनर्जी बेस पे हम चाहे कोल से एनर्जी बनाएं, चाहे यूरेनियम से बनाएं, चाहे पानी से बनाएं, उसका जो लास्ट सोर्स है वो नेचर ही है, प्रकृति ही है। चौथा, जो भी औषधि दुनिया में बनेगी उसका भी लास्ट सोर्स नेचर है, प्रकृति है। और पांचवा, इस दुनिया में जितने भी स्पीशीज़ हैं उसमें एक ही स्पीशीज़ को कॉस्मेटिक की ज़रूरत होती है, वो इंसान, वो भी नेचर से ही आता है। ये 5 चीज़ें नेचर से ही आती है। और इसलिए नेचर के प्रति हमारी कृतज्ञता क्या है? एक अपनी माँ जिसने हमें जन्म दिया, और एक धरती माँ जो हमारा पालन पोषण करती है, उसके प्रति सबसे बड़ी कृतज्ञता यही है कि एक पेड़ माँ के नाम पे जरूर लगाएं। ये सबसे बड़ा अभियान है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस अभियान को जो शुरू किया, आज 140 करोड़ से ज़्यादा पेड़ लगे और पर्यावरण के प्रति एक जागरूकता अपने राष्ट्रीय विचार के लोगों ने भी पूरे देश में जो बहुत बड़ी खड़ी करी है, पर्यावरण के प्रति, धरती के साथ हमारे संपर्क के प्रति खड़ी करी है, वो सबसे बड़ा कार्य है। और दूसरा, एक जो बड़ा विषय आता है मिशन लाइफ का, एनवायरनमेंट फ्रेंडली लाइफस्टाइल का, क्योंकि ये जो पूरा कंज्यूमरिज्म जो चल रहा है, और इसलिए एनवायरनमेंट फ्रेंडली लाइफस्टाइल मिशन लाइफ के जो 7 आयाम लेकर के हम चलते हैं। पहला, दुनिया में इस बात की आवश्यकता है सेव एनर्जी। एनर्जी का अंधाधुंध उपयोग हमें कहीं नहीं ले जाएगा, तो सेव एनर्जी। दूसरा, सेव फूड। वेस्टेज ऑफ फूड जो है वो हमारे लिए भी नहीं है, पशु पक्षियों से लेकर सबके लिए हिस्से को इंसान लेता है, इसलिए सेव फूड। तीसरा जो सबसे बड़ा विषय है वो सेव वाटर है। और चौथा जो बड़ा विषय है, जितने बड़े शहर हम बनाते जा रहे हैं उसमें सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, क्योंकि हर इंसान और कुछ करता नहीं करता, कचरा जरूर रोज़ निकालता है, लेकिन जो कचरा हम फेंक रहे हैं उसका सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है। पांचवा जो सबसे बड़ा इशू है कि धरती पे इंसान ने जो नई चीज़ खोजी है वो प्लास्टिक है, डिजिटल चीज़ें हैं, तो ई वेस्ट मैनेजमेंट। और जो छठा सबसे बड़ा विषय है जिसके कारण हम बारिश में भी देखते हैं हमारी सारी नालियाँ नगर चौक हो जाते हैं, वो हमारा विषय सिंगल यूज़ प्लास्टिक है। इसलिए बैन ऑफ सिंगल यूज़ प्लास्टिक या उसके अल्टरनेट पे जाना होगा, तभी शहर सुंदर बना पाएंगे। और जो 7वां अंतिम विषय है वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली या हेल्दी लाइफस्टाइल। वो हेल्दी लाइफस्टाइल आज सबके लिए ज़रूरी है। और इसलिए जो 7 विषय हैं ये पर्यावरण की दृष्टि से भी मिशन लाइफ, जिसको प्रधानमंत्री जी ने ग्लासगो की कॉप में पूरे दुनिया के सामने कहा, और यूएन जनरल सेक्रेटरी ने भी आकर के भारत की इस मान्यता को स्वीकार किया। और यही कारण है कि पेरिस एग्रीमेंट में ये लिखा गया, पेरिस एग्रीमेंट में लिखा गया कि हम दुनिया की उन सांस्कृतिक मान्यताओं का सम्मान करते हैं जो पृथ्वी को मातृवत मानते हैं। ऐसा अगर दुनिया पर्यावरण संकट के लिए सुलझाने के लिए काम करती है, और अब मिशन लाइफ के कारण दुनिया के हर पर्यावरण के डॉक्यूमेंट में जो लिखा जाता है कि इस धरती को एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट चाहिए, एक बैलेंस लाइफ स्टाइल चाहिए, वो भारत और भारतीय विचार पद्धति में ही आ सकती है। भारतीय विचार पद्धति ही वसुधैव कुटुंबकम और सर्वे भवन्तु सुखिना का विचार कर सकती है, लेकिन उसके लिए मिशन लाइफ और एक पेड़ माँ के नाम अभियान जैसे
विषयों के साथ जुड़ करके हम इस धरती को हरा भरा बना सकते हैं। और अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि कल्पना हमारे अपने संकल्प में भी रहती है, इसलिए मैं कई बार कहता हूँ कि जब हम वंदे मातरम गाते हैं तो वंदे मातरम का जो वंदे मातरम कैसे वंदे मातरम हो, तो अगली लाइन हम यही कहते हैं, शस्य श्यामलम भारतम। शस्य श्यामल मतलब हरा भरा, ऐसी धरती की कल्पना करते हैं। और इसलिए संविधा पुस्तक जो राकेश जी ने लिखी है, इस संविधा में जो राष्ट्रीय विचार वाले अनेकों लोगों ने अपने जीवन का सर्वस्व इस देश के लिए लगाया है, वो शस्य श्यामलम भारतम बनाने के लिए करा है। एक ऐसा भारत जिसमें इकोलॉजी और इकोनॉमी का संतुलन होके दुनिया में वसुधैव कुटुंबकम और भारत की श्रेष्ठता का मार्ग प्रशस्त हो। ये पुस्तक भी उसमें अपना योगदान करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद भूपेंद्र जी भाई साहब।